हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी। तो संडे का एग्जाम देखने के बाद काफ़ी लोग घबरा गए थे कि ये पेपर हम कैसे टैकल करें, यानी कि इस पेपर के बारे में कैसे सोचे, तैयारी ही छोड़ दे। कुछ लोग तो यही विचार बना रहे। तो इस पेपर पर पूरी डिस्कस करेंगे हम कि किसके क्या आंसर हैं, कौन क्या आंसर दे रहा है। ये तो लोगों ने यूट्यूब पे दे ही दिया, तो पेपर तो सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने दिए हैं, कुछ लोगों ने गलत भी आंसर दिए, कुछ ने सही दिए। बाकी तो आयोग का आंसर की हाई जाएगी 1-2 दिन में, तो वहां से आप लोग इसे देख लेंगे। अब हम जो आगे चर्चा करेंगे इसमें ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आए तो हम इन्हें टैकल कैसे करें, यानी कि इस एग्जाम को हम कि क्या हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए इस एग्जाम को शुरू करने से पहले। क्या मैं सोच रहा हूँ मेरी वैकेंसी कितनी है, ये सारी चीज सोचनी पड़ती है ना, कि एग्जाम में वैकेंसी कितनी है, ये लेवल है तो मेरिट क्या जा सकती है, तो मुझे कितना स्कोर करना चाहिए। तो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये हमारी जो ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ हम इनकी प्रैक्टिस कराते हैं पहले, खासकर जीएस की। तो हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसलिए हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है इसमें। और बाकी जो कुछ कॉमन रहता है कि हर कुछ कोचिंग से 10, 5 या 15, 20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हर कोचिंग वाला बोलता है कि हमारे से आया है, इससे आया है, तो वो पढ़ाया भी होता है, आ भी जाता है। लेकिन एग्जाम तो 100 नंबर का है, 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन से तो कुछ नहीं होना। तो अगर पूरे ये मतलब आप 60+ जा रहे हो तो आप तभी श्योर हो पाओगे। और इस पेपर के लेवल के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मेरिट जानी चाहिए इसमें, तो शायद 55 के आसपास जानी चाहिए इसकी जनरल की मेरिट। ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर इसमें शॉर्ट हैंड के लिए कॉल आएगी लोगों को, तो जहां तक मैं मानता हूं कि शायद 55 से ही 55 और 50 के बीच में तो रहेगी, जनरल को कॉल हो जाएगी। ओबीसी 50 के आसपास रहेंगे, बाकी सब उसी के हिसाब से कम होते चले जाएंगे। तो क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बुलाते हैं। बाकी जो फाइनल मेरिट है वो तो उसके बाद ही पता लगेगा। फाइनल मेरिट मेरे हिसाब से जनरल की जो जाएगी, अगर मान लो मेरिट गई इसमें 55, तो 56 या 57 के आसपास, 55 से 57 के बीच में मेरी मेरिट रहनी चाहिए। मैं तो इतना बता सकता हूँ पेपर के लेवल के हिसाब से। ठीक है। आज से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि पॉलिटी हम कैसे शुरू करेंगे, तो आज से करेंगे, बिल्कुल डिटेल से, जीरो से करेंगे। और क्योंकि ऑफलाइन में भी यही क्लास होनी है, ऑनलाइन में भी यही होनी है। ठीक है। ये शुरू करते हैं। आज से ये क्लास शुरू होगी पॉलिटी की। ठीक है, आज से पॉलिटी शुरू होगी। पॉलिटी का सिलेबस बहुत कम दिया गया है। पॉलिटी में शुरुआत में पूरी हिस्ट्री भर दी इन्होंने। गांधीवाद क्या है, गांधी के विचार क्या है, अम्बेडकरवाद क्या है, ये सारे दिए गए हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। हिस्ट्री चली रही है फिलहाल आप लोगों की। तो पॉलिटी का बहुत छोटा सिलेबस है, तो मेरे हिसाब से ये लगभग 25 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हो ही जाएगा लगभग। और इसमें कुछ लोगों का, ये जो पिछला पेपर जो हुआ था अभी जो मैं बता रहा था, तो उसमें क्या है कि कुछ लोग घबरा रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया। अब कॉन्सेप्ट देखो बहुत टफ नहीं आया, सिलेबस से बाहर भी नहीं गया। 2-4 क्वेश्चन मान लो जो सिलेबस से बाहर गए हैं, नहीं तो सिलेबस से बाहर नहीं गया। हाँ, सोचने का तरीका बदल गया। अब आपको ऐसा नहीं रटा रटाया फंडा चल रहा है कि वहां से हमने रट लिया या कर लिया, वो नहीं करना। सीधा क्वेश्चन को समझते हैं। और जो तरीका मैंने बताया है ऑनलाइन यूट्यूब वालों को तो अभी पता नहीं, क्योंकि जो लाइव वालों को और ऑफलाइन वालों को बताया था वही तरीका अपना पूरा मिल जाता है इसमें। जीएस तो खासकर मिल ही जाती है। उत्तराखंड तो देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो देखना ही पड़ेगा। देखो करते हैं शुरू संविधान। ठीक है, यह है संविधान। संविधान 2 चीजों से मिलकर बना है। सम मतलब समान, 2 चीज है यहां, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान, इसका मतलब क्या होगा समान। विधान का मतलब क्या होगा कानून, यानी कि समान कानून की बात कर रहा है, यानी कि पूरे देश के लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है तो उसे ही बोलते हैं हम संविधान। ठीक है, आगे इसकी परिभाषा समझने, परिभाषा से बहुत कम रेयर क्वेश्चन पूछते हैं। अब सवाल यह है कि संविधान बनता कैसे है। जो सिलेबस है केवल वही करेंगे, ध्यान रखना इसमें। ठीक, अब देखो, हाँ एक आध टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, एक आध टॉपिक हो जाएगा, उसमें पूछ रहे थे वो कि जो सिलेबस से थोड़ा बाहर है, जो क्वेश्चन आते हैं तो वो भी करेंगे। 1-2 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है उसमें। तो संविधान वो होगा कि एक देश के नागरिकों के लिए जो कानून, समान कानून है, जो किताब है कानून की, उसे हम बोलते हैं संविधान। अब संविधान हमें बताता क्या है। देखो, एक किसी भी देश में, कोई देश को हम राज्य बोलते हैं पॉलिटी की भाषा में, 4 चीज होती है उसमें। ठीक है, एक तो निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। तो संविधान इन सबके आपसी रिलेशन को बताएगा। ये सिलेबस में नहीं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब सरकार में कौन कौन होता है। सरकार के 3 हिस्से होते हैं। कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये आएगा सिलेबस में, आगे पढ़ेंगे हम वहां। ठीक है, इनमें एक होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति का कार्यपालिका से क्या संबंध है, कार्यपालिका का विधायिका से क्या संबंध है, न्यायपालिका का व्यक्ति से क्या संबंध है, न्यायपालिका का
ये कार्यपालिका से क्या संबंध है, इन सब के आपस में जो संबंध होंगे, किसके प्रति क्या उत्तरदायी होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होंगे, इन सब की जो जानकारी मिलेगी आपको संविधान में मिलेगी। ठीक है, इतना देखना है। अब देखो संविधान का, अगर तुम, ये तो मैंने परिभाषा दे दी, अगर एक परिभाषा तुम इसकी लिखोगे सेट इसमें, यहां अगर मान लो ये परिभाषा लिखनी है इसमें, यहां ये ऑनलाइन वाले थोड़ा सा जो लाइव वाले हैं लिखते रहना। अगर इसमें परिभाषा लिखोगे तो इसकी परिभाषा रहेगी किसी देश के नागरिकों सरकार के आपसी संबंधों को बताने वाले विधान को संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं इसमें। ठीक, संविधान कहते हैं। तो यानी कि मैंने अभी जो बताया कि संविधान क्या बताएगा आपको, व्यक्ति की सरकार के संबंध, ये रिलेशन बताएगा। सरकार के 3 हिस्से होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो इनके जो 3 हिस्से होंगे उनके आपसी संबंध को ये बताएगा। तो एक छोटी सी परिभाषा है, तो इसे आप यहां से लिख लोगे। ठीक है, मैं भी रिव्यू कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप इसे पूरा देख सकते हैं। अब चलो आगे देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या होगा, संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है और ये होता क्या है। इसमें संविधान में एक सबसे पहली चीज आती है प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना कहाँ है, फिर आती है इसमें अनुसूचियां कहाँ है, और इसके अलावा जो अनुच्छेद आते हैं ये किस जगह है, भाग किस जगह है, इन सबको एक हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, जिससे समझना इन्हें आसान हो जाए। कोई भी संविधान होता है उसके पहला जो एक पेज होता है उसे बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना किसे बोलते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी किताब आप अगर लोगे, उस किताब का मान लो के बारे में आप पूरा तो नहीं पढ़ के देखोगे, उस किताब में क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसा है, उसका आदर्श क्या है, किस बारे में लिखी हुई है। तो शुरू में एक पेज होता है जिसको ऊपर लिखा हुआ होता है आलेख, या लिख देते हैं लेखक की कलम से, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो आप वही पेज पढ़ते हैं तो आप उसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ। तो ऐसे ही प्रस्तावना है संविधान में। तो प्रस्तावना को अगर एक पेज पढ़ोगे तो उसे पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि संविधान कैसा है, ये देश में शासन व्यवस्था कैसी है, यहाँ लोकतंत्र है, गणराज्य है, या फिर यहाँ कौन कौन से न्यायिक अधिकार हैं लोगों को। तो संविधान का एक डायग्राम देखते हैं अपने संविधान का। ठीक है, ऑनलाइन वाले खासकर बना लेना इसे। ये संविधान का है, यहाँ मान लो एक डायग्राम, ये संविधान थोड़ा सा ऊपर को लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चलो यही रहने देते हैं। मान लो कि ये पूरा एक संविधान, एक किताब है। ठीक है, इसका नाम हो गया संविधान। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो याद रखना। अब इसमें एक पेज छोटा सा है जो इस संविधान के बारे में बताएगा। यानी कि संविधान तो पूरी एक किताब है ना, कानूनों के जो कानून है, अलग अलग अधिकार है, उनकी एक किताब है। तो मान लो कि एक ये छोटी सी चीज बनाई, यहाँ एक अलग से एक खंड है, ये इसे बोलते हैं प्रस्तावना। इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। ये होती है प्रस्तावना। अब इधर ही इसी के साइड में एक चीज लिख देते हैं, अनुसूची। ये अनुसूची क्या होती है, इनके जोड़ने की जरूरत क्यों हुई है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा, क्योंकि ये पूछते नहीं, केवल ये पूछते हैं किस अनुसूची में क्या क्या है। अब इधर वाले में आते हैं। देखो ये पूरा किताब है, पूरी एक भाग है, हिस्सा है यहाँ। तो इसमें जो एक हिस्सा, जो पहला एक पेज होगा प्रस्तावना का होगा, उसके बाद अनुसूचियां अलग से लिखी गई होगी, ये अलग भाग है इसमें। अब इधर से देखते हैं जो बड़े वाला भाग है इसमें, सबसे बड़ा जो भाग होता है इसे, वो मतलब जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं भाग। अभी संविधान में 22 भाग है, मूल संविधान में भी 22 ही भाग थे। ठीक है, अभी संविधान में कितने हैं, 22 भाग है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी जितने भी, खासकर ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो जाएगी और लाइव वाले तो देख ही रहे हैं इसे, तो इसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाऊंगा प्रस्तावना, आपका वही काम रहेगा कि उसके पूरे क्वेश्चन देख लेने हैं, कि जो भी रहेगा पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन देखने और आंसर मिलना चाहिए मेरे पढ़ाए हुए का, तब फायदा है। अगर आंसर नहीं मिलने तो देखो फिर तो कोई ये समस्या है, फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। अब देखो इसमें अगला है, ये मान लो कि इतना, ये जो अगला भाग होता है इसे बोलते हैं अध्याय। ये क्या होगा, अध्याय होगा। ये बाहर का हिस्सा भाग होगा, अगला वाला क्या होगा, अध्याय। यानी भाग को बांटोगे आप अध्यायों में। ठीक है, भाग बटेगा किसमें, अध्याय में। ऐसे ही अध्याय भी बटेंगे। अब अध्याय बटेंगे अनुच्छेद में।
ये बटेंगे अनुच्छेद। ये क्या होते हैं? अनुच्छेद। अब अनुच्छेद भी खंड में बंटते हैं, तो ये छोटे छोटे अलग अलग भाग होते हैं, इसे कहते हैं खंड। ये संविधान का पूरे का स्ट्रक्चर है कि हमारा संविधान ऐसा है कि इसमें एक पेज तो होगा, उसे प्रस्तावना कहेंगे, वो अलग एक साइड है, इन भाग के पास नहीं है, वो भाग से अलग है। दूसरा अनुसूचियां है। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। मूल में कितनी थी? 8 थी। पहले कितनी थी? 8। अब बढ़ा के कितनी कर दी गई? 12। प्रस्तावना की संख्या 1 है। भाग अभी के अभी कितने हैं? 22 जो के 2 है। और एक बात ध्यान रखना, मेन सिलेबस है जो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, और क्योंकि इतना समय भी नहीं बचा, और लगभग मेरे हिसाब से 25 क्लास में खत्म हो जाएगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से करोगे। तो ये है इसमें। देखो क्वेश्चन ये रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें कहा जाएगा प्रस्तावना अनुसूची का भाग है भाग नहीं है, अलग है ये। आगे कहा जाए कि भाग प्रस्तावना का हिस्सा है, या अध्याय प्रस्तावना का भाग है, या अनुच्छेद प्रस्तावना का भाग है, तो वहां भी नहीं है। तो इस डायग्राम से तुम जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहेंगे यहां से देंगे। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि हमारा संविधान जो है किताब के रूप में है, वो इस हिस्से में है। नाम सुनते होंगे प्रस्तावना, अनुसूचियां, तो प्रस्तावना अलग है, अनुसूची अलग है। भाग ऐसा है, भाग को अलग अलग भागों में बांटा गया जिन्हें अध्याय बोलते हैं। अध्याय को फिर अलग भागों में बांटा गया जिन्हें अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद को भी बांटा अलग अलग भाग में, उन्हें बोलते हैं खंड। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा ये बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी। ठीक है, तो ये प्रस्तावना, ये संविधान है इतना, इसे आप उतारोगे। इसकी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें पीडीएफ भी देने की, बाकी उतारना भी है साथ साथ। चलो अगला करते हैं। अब प्रस्तावना से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के कई सारे नाम हैं इसके। देखो प्रस्तावना ही है एक, तो उद्देश्य का भी बोलते हैं, 2-3 ही नाम है, 3 नाम है, एक इंग्लिश वाला है, प्रियम्बल बोलते हैं। एक है प्रस्तावना, अगला नाम है इसका उद्देश्य का, अगला नाम आता है कौन? इसका उद्देश्य का। इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रियम्बल। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो कमेंट किसका है ये? कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, आते हैं क्वेश्चन, यहां से टेंशन ना लो, सारा कराएंगे। चलो करते हैं इसे। और देखो यह प्रस्तावना क्या होगा, इसका आधार क्या है इसका? देखो प्रस्तावना का जो आधार है हमारा, जो 13 दिसंबर 1946 का जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसे इसका आधार मान लिया जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना का दूसरा आधार मानते हैं अमेरिका का संविधान। तो यहां जो मुख्य आधार है इसका 13 दिसंबर में, शॉर्ट में लिखूंगा, 13 दिसंबर 1946 का नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसी को इसका आधार बनाया गया। ठीक है, नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका उद्देश्य प्रस्ताव था, बहुत बड़े लॉयर थे, तो वो ये प्रस्ताव लेकर आए थे। दूसरा जो इसका आधार बना है वो बना था अमेरिका का संविधान। अमेरिका का पहला संविधान था जिसमें प्रस्तावना थी। तो आधार क्या है? अमेरिका का संविधान। ये बहुत शॉर्ट में ऐसे याद करना, अमेरिका का संविधान। ठीक है, अगला आधार क्या बना है इसका? अमेरिका का संविधान। अब कोई भी किताब होगी, कमेंट कौन कर रहा है? ये नहीं सही है, टेंशन ना लो। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा, तो चलो इन्होंने क्वेश्चन भेजा, वो भी अभी आने ही वाला, टेंशन ना लो। देखो मतलब प्रस्तावना का बेस कहां से बन गया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 वाला, और इसके बाद अमेरिका भी था इसका आधार। दूसरा जो प्रस्तावना है वो भारत सरकार का क्या बताती है? मूल दर्शन बताती है। प्रस्तावना होती क्या है? और हाँ एक चीज और है, ये प्रस्तावना का मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, जितने भी लाइव वाले हैं या फिर ये ऐप वाले हैं, पेड कोर्स वाले, और तो वहां से मिल जाएगा। नहीं तो आप प्रस्तावना गूगल में डालोगे, वहां से पूरी लिखी हुई मिल जाएगी, उतार लेना अपने पेज में। जैसे ही प्रस्तावना लिखोगे, प्रस्तावना को एक साइड में कहीं को पूरा लिख लेना, इतना यहां से यहां तक आएगा, तो उसे मैं अभी बता रहा हूं उसके बारे में। ठीक है, तो प्रस्तावना हमें क्या बताएगी? हमारे तो प्रस्तावना क्या बताएगी? राज्य का दर्शन। राज्य का दर्शन, ये ग्रुप सी में पूछा था कि राज्य का दर्शन कौन सा भाग बताता है, तो प्रस्तावना बताएगी। ठीक है,
यह है प्रस्तावना। अब आपको क्या करना है, अगली बार जो यहाँ आओगे, जो नोट्स में तो आप लोगों को मिलेगी, जो पेड कोर्स वाले हैं उन्हें नोट्स में मिल जाएगी, प्रस्तावना लिखी लिखाई पूरी मैं दे दूंगा। बाकी और लोग जो भी बाहर वाले हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो वो क्या करना कि गूगल से डाउनलोड कर देना। ये तो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना 3 चीज बताएगी, ये तीनों क्वेश्चन आए थे, तीनों मैंने यहाँ आप लोगों को लिखवा दिए। अब इसके बाद अब जैसे प्रस्तावना, यहाँ आप प्रस्तावना लिखोगे, इसमें यहाँ इतने में लिख दी तुमने प्रस्तावना, शुरुआत होती है उसकी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। तो यहां से प्रस्तावना शुरू होगी, ऐसे लिखते 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 जाएगी, यहां तक यहां तक यहां तक आएगी, फिर यहां से शुरू होगा, लास्ट वाला यहां आएगा, इसमें अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, नहीं पहले अंगीकृत आएगा, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित, आत्मार्पित करते हैं, करते हैं। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। प्रस्तावना पूरी उतार लेनी है, इसके बाद करते हैं। और बहुत सारी चीजें होगी बीच में, काफी बड़ी है, पूरे पेज पे आएगी, ठीक है। तो प्रस्तावना में ये लिखा हुआ होगा। अब प्रस्तावना में 2 चीज का पता लगता है, हम भारत के लोग, यानी कि जो शासन व्यवस्था है, जो मतलब जो संविधान बनाया है वो भारत के लोगों ने बनाया है, कोई राजतंत्र किसी राजा ने या किसी और ने तो बनाया नहीं। तो प्रस्तावना क्या होगी, सॉरी, तो प्रस्तावना क्या बताएगी आपको, सत्ता का आधार, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा, अंगीकृत, अपने पे अंग करते हैं, अधिनियमित, खुद बनाते हैं, आत्मार्पित, अपने पे लागू करते हैं, किस तिथि को लागू करते हैं ये भी पूरा इस प्रस्तावना में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो तिथि भी बताएगी, ये लोकतंत्र के बारे में बताएगी, गणराज्य के बारे में भी बताएगी, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप प्रस्तावना लिख लोगे यहाँ से यहाँ तक। अब चलो आगे चलते हैं, प्रस्तावना हमें बताती क्या है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। आप लोगों को कितना उतारना है, ये ऊपर वाला उतारना है, इसके बाद ये प्रस्तावना लिखोगे, गूगल से सर्च कर लोगे, और जो पेड कोर्स वाले हैं, एप्लीकेशन वाले, उन्हें मैं नोट्स सेंड करूंगा, वो तो जो का तो नोट्स उतारेंगे, आप यहां से लिखेंगे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहां से बनते हैं ठीक ठाक, ठीक है। प्रस्तावना तुम्हें क्या बताएगी, प्रस्तावना से 3 चीजों का पता चलता है। प्रस्तावना 3 बातें बताती है। तो प्रस्तावना बताएगी क्या, 3 बातें। एक तो बताएगी सत्ता का स्रोत क्या है, यानी कि जो भारत देश है इसमें जो सत्ता है या सरकार है, इसका अंतिम स्रोत क्या है, यहाँ कोई राजा है या फिर जनता। तो क्योंकि जनता ने बनाया, जनता ने अपने ऊपर लागू किया, तो यहाँ कौन होगा, जनता भारत की। तो क्या बनाएगी, सत्ता का स्रोत, यानी कि जो सरकार का सोर्स बताएगी क्या है, तो सत्ता का स्रोत बताएगी, सत्ता का स्रोत। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, सत्ता का स्रोत कौन है, अच्छा नहीं कोई नहीं। तो सत्ता का स्रोत कौन होगा, जनता। तो ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था कि भारत में, भारतीय संविधान में सत्ता का स्रोत कौन है, भारत की जनता, ठीक है। तो सत्ता का स्रोत किसने बताया, इसने, प्रस्तावना ने। शुरू में क्या लिखा था, हम भारत के लोग, यानी कि हम अपने आप अपना संविधान बना रहे हैं और अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसमें, तो ये बताएगी। अगला बताएगी कि शासन व्यवस्था कैसी है यहाँ की, ये बहुत ठीक ठाक करके कर रहे हैं। शासन व्यवस्था कैसी है, तो क्या बताएगी, शासन व्यवस्था कैसी है ये, तो ये भी बताएगी प्रस्तावना। अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर दो उसमें, तो छोटा सा ट्रिक याद कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं एक, तो शासन व्यवस्था कैसी है, तो ये कौन बताएगा, ये प्रस्तावना बताएगी। तो ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आएगा, भारत की शासन व्यवस्था जानने का स्रोत कहां दिया गया है, तो वो कहां दिया गया, प्रस्तावना में, ठीक है। तो इसके लिए एक थोड़ी सी ये ट्रिक याद करो, सपस्पलग याद कर लो इसे, तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सपस्पलग का पहला जो होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, पहला जो स आएगा संपूर्ण आएगा, इधर संपूर्ण आ जाएगा, इधर प से आएगा प्रभुत्व संपन्न आएगा, प्रभुत्व संपन्न आया, तो संपन्न आ गया। अगले स से आ जाएगा समाजवादी, ठीक है, अगले स से आएगा समाजवादी,
तो यहां से आएगा समाजवादी। और ये सारे सुन लो जितने यूट्यूब वाले भी, क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा, और ये वाले भी। अब का क्वेश्चन पेपर जरूर ये देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, और प्रीवियस ईयर वाले जरूर देखना। आप जो रीजनिंग के जो पिछला जो ये अभी हुआ व्यक्तिक सहायक का जो पेपर हुआ, रीजनिंग के जो उसमें क्वेश्चन आए हैं, वो उसमें से लगभग 6 क्वेश्चन जो कि तुम रिपीट है। यूपी, एमपी और राजस्थान के और उत्तराखंड के अगर आप पूरी रीजनिंग देख लोगे, और वो भी टफ वाले क्वेश्चन रिपीट है, नंबर भी नहीं बदले उनके, मतलब ऑप्शन भी नहीं बदले, ऑप्शन भी जो कि तुम उठा के रख दे उसमें। तो जिनकी रीजनिंग वीक है, थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखा करो। प्रीवियस ईयर सीधे गूगल से मिल जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। मान लो यूपी में कोई पुलिस का एग्जाम हुआ या कोई और एग्जाम हुआ, जैसे राजस्थान के भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लोग सॉल्यूशन कराते थे, केवल आंसर ही देख लो उनके तो मिल जाते हैं वहां से। अब ये जो जीएस है, यहाँ जीएस को अगर ऐसे नहीं समझोगे, अब भूल जाओ इसमें कि उस तरीके से लुसेंट केवल लुसेंट रटी और पास हो गए। लुसेंट पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि वहां केवल फैक्ट मिलेगा आपको। और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था, तो उसमें एक टीचर भी बुरा मान गए थे। देखो टेस्ट सीरीज उस लेवल की नहीं बननी अब, और बहुत सारे हैं देहरादून में, यही करणपुर में है कि क्या, बहुत सारे जगह टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ रहे। टेस्ट लगाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट के बाद आपको टाइम तो मिलना चाहिए ना, कि जो मेरी गलती हुई मैं उसे पढ़ लूं। एक टेस्ट आज हुआ, कल सॉल्यूशन होगा, अगले दिन फिर टेस्ट दे दिया, फिर परसों टेस्ट दे दिया, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। तो या तो आपने पूरा पढ़ रखा हो, आप रिवाइज कर दो केवल 2 घंटे में, चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी तो कोचिंग ज्वाइन किया, अभी बैठ गए टेस्ट में, तो फेल तो होना ही है फिर। तो हर चीज का एक तरीका होता है कि कब क्या करना है, तो ऐसे खाना होता है, किस टाइम क्या खाना है, तो सोच समझ के करना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला है समाजवाद। प से आएगा पंथ निरपेक्ष, इससे बनेगा पंथ निरपेक्ष, ये मैं समझाऊंगा शॉर्ट में क्या होता है। ल से आएगा लोकतांत्रिक, ल से क्या बनेगा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक ये सारे सब प्रस्तावना में मिलेंगे, अभी मैं इनके बारे में समझा। तो ग से बन जाएगा गणराज्य, ये बनेगा गणराज्य, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, गणराज्य। यानी कि शासन व्यवस्था कैसी है, प्रस्तावना ने क्या बताया कि सपस्पलग याद रखो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया एक, तो यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनका मीनिंग समझ लो क्या होता है। देखो इनका मीनिंग ये होगा कि भारत जो राज्य है, जो देश है भारत, देश असल में भावनात्मक एक भाव होता है, जो सही में ये राज्य होता है। जो तुम्हारा उत्तराखंड राज्य है या यहाँ राज्य, वो राज्य नहीं, वो होते हैं प्रांत, पॉलिटी की भाषा में। फिलहाल आप देश ही मान लो। तो जैसे भारत देश है, तो भारत देश अपने आंतरिक और बाहरी मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है। इस पर किसी का कोई दबाव नहीं कि उसे अपने अंदर कौन सा कानून बनाना है, किस देश के साथ संबंध बनाने, किसके साथ नहीं बनाने, किसके साथ उसके व्यापार करना, किसके साथ नहीं करना, कौन सी नीति लागू करनी, तो वो पूरी तरह भारत क्या है, स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है समाजवादी। अब देखो समाजवाद भारत का अलग टाइप का, पश्चिम का समाजवाद क्या होता है, जो यूरोप का जो समाजवाद होता है, ये नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। और यूट्यूब वाले थोड़े टेंशन मत लेना, ये क्लास में धीरे धीरे करके करा दूंगा आपकी पूरी, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास में ज्यादा चलता है ये, ठीक है। समाजवाद, तो समाजवाद अलग अलग जगहों में अलग अलग रूप में होता है। समाजवाद पूंजीवाद क्या होता है, इस पे पूरी मैं एक दिन क्लास कर दूंगा, कल भी दी थी, पिछली वीडियो है, देख लेना जाके वहां। भारत में समाजवाद अलग तरीके का है, यूरोप में अलग तरीके का। यूरोप का जो समाजवाद है वो क्या करता है, पूंजीवाद को पूरी तरह हटाना है और तब समाजवाद लाना है। और क्या, अच्छा समाजवाद पूंजीवाद, चलो दो थोड़ा शॉर्ट में मैं बता दूं समाजवाद पूंजीवाद होता क्या है, ये पूछ रहे हैं। समाजवाद का मतलब ये मान लो कि जो समानता की बात करता हो, किसानों की बात करेगा, महिलाओं के हित की बात करेगा, किसानों की, छोटी जातियों की, लोगों के समानता की बात करेगा, और वो मांग करेगा कि सरकार का अधिक से अधिक हस्तक्षेप होना चाहिए और सरकार को लोगों को रोजगार देना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी बात करता है समाजवाद। पूंजीवाद जो आता है वो कहता है कि नहीं, जो भी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, आप सरकार को अपने सारे उद्यम हैं वो थोड़े से कम करने चाहिए, तो ये पूंजीवाद की बात करता है। सीधा सीधा कह सकते हैं, गरीबों की जो बात करता है वो समाजवाद, अमीरों की जो बात करेगा वो पूंजीवाद, बात खत्म। इतनी है, बाकी डिटेल से मैं तुम्हें समझा दूंगा। भारत का समाजवाद कैसा है, उल्टा है। भारत में क्या है, भारत के जो प्रधानमंत्री थे पहले, उन्होंने कहा कि हम समाजवाद और पूंजीवाद दोनों रखेंगे। समाजवाद, हम पूंजीवादी तरीके से पैसा कमाएंगे और समाजवादी तरीके से लोगों में बांटेंगे। जब समाजवाद और पूंजीवाद दोनों होंगे तो उसे बोलते हैं मिश्रित व्यवस्था। तो इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ठीक है। ये है, ये हो गया समाजवाद भी। अब आते पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ का मतलब यहाँ
संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं आया, नहीं इसमें प्रस्तावना में, इसमें केवल पंथ आया। धर्म का मतलब भारत की जो मतलब भारतीय क्षेत्र में जो हो, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन, अपने काम का पालन करना। जैसे तुम छात्र हो, तुम्हारा धर्म है कि पढ़ाई करो, टीचर है उसका धर्म है कि वो अध्यापन कराए, और जिसका जो धर्म है वो अपना काम करे। और पंथ का मतलब होता है विशेष विचार को मानने वाले लोगों का समूह जो होता है। मान लो कि तुम एक विचार को मानते हो, तुम नमाज पढ़ते हो, तो तुम क्या हो गए, मुसलमान कहलाए, मुस्लिम पंथ हो गया। हिंदू है, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो मुस्लिम हिंदू पंथ हो गया। तो इसी कारण क्या किया भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, धर्म निरपेक्ष ना करके पंथ निरपेक्ष किया। तो भारत का संविधान कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। अब आता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब ये लोकतंत्र क्या है कि जो भी सरकार चुनी जाएगी जनता चुनेगी उसे। ऐसा नहीं होगा बना बनाया राजा ऊपर से आ जाएगा, वो हमारे पास बैठ जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसमें कौन होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी वहां। ठीक, तो इसमें क्या करना है, भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बड़ा देश है, प्रत्यक्ष हो नहीं सकते हैं लोकतंत्र, यानी कि यहाँ के जो सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुनोगे, डायरेक्ट नहीं चुनोगे, लोकसभा वालों को प्रत्यक्ष चुनोगे। तो कुछ चीजों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, अधिकतर जो भारतीय लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो हिस्से होते हैं, तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अगला आता है कौन सा, गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होगा, मतलब राजतंत्र होता है गण की जगह। तो राजतंत्र में क्या होता है कि उसका जो मतलब जो अध्यक्ष होता है सरकार का, जैसे राष्ट्रपति, वो परंपरागत तरीके से आता है राजतंत्र में। जैसे ये इसका राजा हुआ, फिर उसका लड़का राजा, फिर उसका लड़का राजा, मतलब सरकार के ऊपर वही है। लेकिन गणतंत्र में क्या होगा कि जो भी सरकार का अध्यक्ष होगा उसे जनता चुनेगी, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत की सरकार का जो बड़ा सर्वे सर्वा होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का अगला लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा, तो उसे कौन चुनेंगे, उसे विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, तो जो निर्वाचित सदस्य वो चुनते हैं। इस कारण भारत को क्या कहते हैं, गणराज्य। ठीक है, ये ऑनलाइन वालों को नोट्स मिलेंगे और यूट्यूब वाले टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। अगला देखते हैं, ये तो होगी व्यवस्था। अगला ये है कि राज्य का उद्देश्य क्या है भारत सरकार का। तो यहां बताया कि ये राज्य का उद्देश्य, यानी कि सरकार का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य। तो राज्य का उद्देश्य क्या, इसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, ये तभी याद होगा। शासन व्यवस्था कैसी है ये सारे याद रखना, सबसे पहले याद रखना, बाकी लिख लेना। ठीक है, राज्य का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शॉर्ट में लिख लेते हैं, नस। अब ये हो गया राज्य का उद्देश्य। तो राज्य का उद्देश्य जो होगा, चलो तो सही है, ये मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, राज्य का जो उद्देश्य होगा पहला, इसे तो बोलते हैं न्याय। भारतीय क्षेत्र में 3 टाइप के न्याय होंगे, न्याय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला होगा क्या, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता होगा इसका। सौ होगा समानता, या सॉरी समता, समता समानता एक ही बात है। अस होगा अखंडता, अखंडता होगा। बस होगा बंधुत्व, ये क्या जाएगा, बंधुत्व जाएगा। यानी राज्य का उद्देश्य क्या है, न्याय करना। न्याय कितना होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, जो भी योग्य होगा वो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद रहेंगे, वो आगे आगे पर ये अनुच्छेद में आप देखोगे। मान लो महिलाएं हैं, उन्हें कमजोर वर्ग है, उसे आगे लाने के लिए कुछ तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जो SC ST हैं, पिछड़े वर्ग है, उनके लिए भी रिजर्वेशन किया गया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ न्याय की बात, समानता की बात की है। अगला है स्वतंत्रता। ठीक है, तो भारतीय लोगों की पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, आने जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए। किसी की मर्जी है कौन किसी स्टेट में रहना, नहीं रोक सकते। बाकी इसमें कुछ पे प्रतिबंध लगता है, तो वो बाकी पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके। स से है समता, ये समानता की बात करेगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समान होंगे। अगला है अखंडता। भारतीय क्षेत्र का जो पूरा जो भारतीय राज्य है वो अखंड रहेगा, उसे नहीं, वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में तोड़ फोड़ या टूट फूट या किसी को स्वतंत्र होने की, अलग राज्य बनने, देश बनने की कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, बंधुत्व का देखते हैं। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे से रहेंगे। सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रह रहे, तो वो आपस में क्या करेंगे, भाईचारे के साथ यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो ये इतनी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में कुछ बदलाव हुए हैं, क्या क्या इसमें, तो ये लिख लिया। हाँ अच्छा,
चलो हाँ देखो ये सही है। तो इनका कुछ कमेंट था, कमेंट देखता हूं मैं, 1 मिनट। चलो इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट करते हैं अभी। प्रस्तावना के प्रस्तावना यही समाप्त, आज ही समाप्त हो जाएगी, कल हम दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो प्रस्तावना है, एक क्वेश्चन बड़ा डिबेट में चला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। मामला इसलिए चला ये क्योंकि ये पूरा एक दर्शन बता रही है कि संविधान का है। फिर इसके बात को लेकर के प्रस्तावना का भाग है या नहीं है, अलग अलग वाद चले अलग अलग कोर्ट में। तो उसके थोड़े से बाद में यहां लिखवा रहा हूं, आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा तो क्या कह रहे हो, चलो ठीक है। देखो ये ना, आप कमेंट ऐसे करोगे तो ऐसे तो क्लास नहीं हो पाएगी, दिक्कत हो जाएगी। छोटी छोटी चीज में जो नहीं समझ में आया तो वो कर लो, तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये मैंने आज ये प्रस्तावना पूरी होगी, जो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे अभी। इसे पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। गूगल से सर्च करोगे, प्रस्तावना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां से इसके आंसर दोगे। और पढ़ने का तब फायदा है कि जब इसमें आंसर आपको मिलेंगे। चलो यहां करते हैं इसमें। देखो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। संविधान का अंग है या नहीं, यह सवाल आया था। ये क्यों आया था सवाल, ये देख लो पहले। इसमें एक विचार आता है गणतंत्रात्मक, ठीक है, या पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो बहुत सारे आए क्योंकि ये आदर्श है। अगर संविधान की कहीं भाषा कोई गड़बड़ हो जाए या कोई चीज समझ में ना आए तो प्रस्तावना को बार बार पढ़ते हैं, वहीं से उसका मीनिंग निकालते हैं, वहीं से देखते हैं। प्रस्तावना हमने अभी अलग बनाई थी क्योंकि संविधान का भाग है, एक पेज है, अलग से पेज है। अगर ये संविधान का भाग मान लेंगे, ठीक है, संविधान का भाग मान लेंगे तो क्या होगा कि इसमें पूरी में बदलाव हो सकता है। और पूरी बदलाव यानी कि भारत सरकार का जो भारत देश है उसका पूरा दर्शन ही बदल जाएगा। तो भारत सरकार का दर्शन नहीं बदलते, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना किया कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता। अगर ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं मानेंगे तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। तो इसमें एक वाद आया था, गोपालन वाद 1950 में। गोपालन वाद आया था 1950 में आया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। इसमें क्या हुआ था, भाग नहीं माना, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नहीं माना। प्रस्तावना को इसने मना कर दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, हम इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा हाँ नहीं ये तो सही है, आया था ये, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात आया था। इसके बाद अगला एक और वाद आया, बेरुबाड़ी। ये बेरुबाड़ी वाद है यहाँ। ये वाद का मतलब ये है कि ये इस नाम से मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए सब वाद बोलते हैं, सूट बोलते हैं जिसे, ठीक है। यह था 1960 में। इसमें भी नहीं माना था, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं माना। पटवारी में क्वेश्चन आया था कि किसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, ठीक है, ये था। लेकिन इसके बाद एक वाद चला आया यहां, इसका नाम था केशवानंद भारती वाद। बस तुम्हें यही याद रखना, केशवानंद भारती वाद। ये वाद आया केशवानंद भारती, और इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग, ये 1973 में आया था, ठीक है। कब आया ये, 1973 में। और इसमें प्रस्तावना का, ठीक है, अंग माना है, इतना लिख लेते हैं, अंग माना है यहाँ। तो इस वाद में क्या किया इन्होंने कि केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। इसके बाद के वाद भी और थे, वो तो उन सब में अंग माना है, जो 73 के बाद के केशवानंद भारती के बाद के। इसमें ये मान लिया, सुप्रीम कोर्ट के ये कमेंट था, उसने कहा कि बिल्कुल प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि कहीं भी संविधान में अगर कोई भाषा बदलाव हो जाए, कोई चीज समझ में ना आए, तो उसका रास्ता प्रस्तावना से निकलता है। इसलिए प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। लेकिन संविधान में अगर प्रस्तावना में तुम्हें बदलाव करना, तो कोई भी ऐसा बदलाव नहीं करेंगे जो आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करता हो, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो बदलता हो।
ऐसा कोई परिवर्तन या कोई चेंज नहीं कर सकते इसमें। अब ये आधारभूत ढांचा क्या है, इसे परिभाषित करेगा, जो डेफिनेशन देगा वो कौन देगा, वो देगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में नहीं माना था और ये उस वाले में मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जब ये बात मान ली कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो सरकार ने क्या किया, सीधा सीधा इसमें एक संशोधन डाल दिया। तो प्रस्तावना में संशोधन आया यहां, तो यहां आएगा इसमें, ये मैं हटा रहा हूं ऊपर वाला, फिर लिखते हैं इसमें। तो जैसे ही ये बात आया तो सरकार ने क्या किया, इसमें 42वां संविधान संशोधन आया। तो यहां हेडिंग लिखोगे तुम, प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन, संशोधन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि अमेंडमेंट या चेंज, संशोधन। ठीक है, अब आया कब ये क्वेश्चन, जितनी मैं लाइनें लिखवाऊंगा सारी पूछ रखी है और बार बार पूछी जाती है ये। ठीक है, प्रस्तावना में सब किससे संशोधन हुआ था, 42वां 42वां, ठीक है, वह संविधान संशोधन। तो यानी कि प्रस्तावना में जो बदलाव हुआ था 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1976 में, 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलो चलिए, 42वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें एकदम इसके बाद ही कर दिया इन्होंने 76 में, 73 में बाद आया है। अब इसमें क्या किया था इन्होंने, 3 शब्द जोड़े इसमें। ठीक है, इसमें एक तो शब्द जोड़ा था अखंडता, अखंडता जोड़ा था ये इसमें। उसके बाद इसमें जोड़ा था इन्होंने समाजवाद। ठीक है, समाजवाद जोड़ा। उसके बाद जोड़ा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जोड़ा था। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये 3 शब्द जोड़े थे इन्होंने इसके बाद। ठीक, और कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहला, और एक ही बार हुआ इसमें संशोधन अब तक एक ही बार बदलाव या संशोधन, संशोधन लिख दो, संशोधन हुआ। क्या हुआ कि अब तक एक ही बार संशोधन हुआ इसमें। ठीक है, ध्यान रहेगा, तो प्रस्तावना में अब तक क्या हुआ, एक ही बार संशोधन हुआ, और यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए थे इसमें, और यहीं से तुम इसे करोगे इसमें। ठीक है, तो बेसिक ये क्वेश्चन पूछा था, कौन से संविधान संशोधन से प्रस्तावना में बदलाव हुआ था, 42वें से, कब हुआ, 1976 में, ये अलग अलग पूछा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन से शब्द, पिछले पटवारी में पूछा था 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, जो नहीं जोड़ा गया था वो उनसे अलग था। तीसरा तो अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल ध्यान रखना, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, आराम से याद रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसके बाद ये पूछा था कि कितनी बार संशोधन हुआ, अब तक एक बार संशोधन हुआ, ज्यादा इसमें नहीं हुआ। तो ये प्रस्तावना थी इतनी, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीज है वो वहां से करोगे, और इसके आंसर जरूर, ये क्वेश्चन जरूर लगाओगे। ठीक है, और इससे संबंधित और बहुत सारे वाद हैं जो मैं नोट्स में दे दूंगा। और जो लोग इसमें जैसे हैं ऑफलाइन वाले, तो जैसे जीएस की स्पेशल क्लास अभी हमारी शुरू होने वाली है, जैसे आज से ये क्लास शुरू होगी, तो ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप सी का जिसे भी एग्जाम देना है, जीएस की स्पेशल क्लास शुरू होगी, तो वो लाइव या ये ऑफलाइन जरूर कर सकते हैं। शाम को 3 बजे से तो लाइव रहेगा, जो लाइव करना चाहता है तो वो ये ज्वाइन कर सकता है। एप्लीकेशन में क्लास मिलेगी, ये क्लास पेड रहेगी। यूट्यूब वालों को कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उन्हें दें, और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।